Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 2, Block 2, MPCE 031, that is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. So again we are going to divide this unit into two parts. This is part 1 and the link to the second part is available in the description section, so kindly check the description section. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्क मोटिवेशन के ऊपर है. वर्क मोटिवेशन का मीनिंग क्या होता है, नेचर क्या होता है, कौन कौन से मॉडल्स हैं जो इसको परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए अप्लाई किए जा सकते हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं. सो सबसे पहली बात आती है मोटिवेशन. मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर जगह, मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स तो हर जगह मिल रहे हैं. सो क्या रीज़न है, इतना मोटिवेशनल स्पीकर की क्या ज़रूरत है, और मोटिवेशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट हॉट टॉपिक माना जाता है? वो इसीलिए क्योंकि एंड वो किन किन के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, रिसर्चर्स में, एंड देन मैनेजर्स, इन सबको, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है और जो आउटपुट है वो उनको सही मिले, जो वो डिज़ायर हमेशा से करते आ रहे हैं, और जितना आउटपुट होगा उतनी सक्सेस है. तो बेसिकली मोटिवेशन इज इक्विवेलेंट टू सक्सेस. दैट इज वाई पीपल वांट मोटिवेशन टू लर्न, टू नो व्हाट इज मोटिवेशन ऑल अबाउट. क्या करें जिससे लोग मोटिवेटेड रहे. सो दो प्राइमरी रीजन बताए गए हैं क्यों मोटिवेशन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है. नंबर 1, ये परफॉर्मेंस, जैसे मैंने बताया, परफॉर्मेंस पे बहुत इम्पैक्ट करता है. सेकंड, एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है ये किसी भी इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिस का. कभी भी जब हम किसी को मैनेजमेंट सिखाते हैं तो उसमें मोटिवेशनल टर्म को ज़रूर इंक्लूड करते हैं. सो इवन मैनेजर का भी मोटिवेशन होना ज़रूरी है कि वो दूसरों को मोटिवेट कर सके, राइट. सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टडी ऑफ मैनेजमेंट में, जहाँ पे हम लीडरशिप सिखाते हैं, मैनेजरियल एथिक्स सिखाते हैं, डिसीजन मेकिंग सिखाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के बारे में सिखाते हैं, एंड इसके अलावा हम मोटिवेशन के ऊपर भी बात करते हैं. सो दैट इज़ वाई मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो अपना चैप्टर का टॉपिक क्या है, वैसे अपने चैप्टर का टॉपिक है वर्क मोटिवेशन. ओके, सो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं वर्क क्या है. सो अभी हमने मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस समझी, अब हम समझेंगे कि वर्क की क्या डेफिनेशंस है. तो बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में बात की. तो बर्ड एंड भावे ने 2010 में डिफाइन किया था वर्क को कि ये एक पर्पसफुल ह्यूमन एक्टिविटी होती है. पर्पसफुल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा कोई पर्पस छुपा होता है. जब हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो इसमें हम एक ह्यूमन, जितने भी हम एफर्ट्स डालते हैं उनमें से एक एफर्ट ये भी होता है वर्क. तो एक पर्पसफुल, यानी हमारा पर्पस है, हमारा कोई रीज़न है उसको करने के लिए, हम कुछ अचीव करना चाहते हैं इसलिए हम करते हैं. तो ये एक वर्क जो है एक पर्पसफुल ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें फिजिकल और मेंटल एक्सर्शंस होते हैं. यानी हमें फिजिकल एफर्ट भी लगा सकते हैं, मेंटल भी लगा सकते हैं, या फिर दोनों भी लगते हैं. तो इसमें फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन बोला है, मतलब दोनों में से एक, लेकिन हमेशा दोनों ही लग जाते हैं. किसी में कुछ ज़्यादा लगता है, किसी में कुछ कम लगता है. तो और सोली सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं करते हम, मतलब मज़े लेने के लिए नहीं करते हैं, उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है. सो इकोनॉमिक वैल्यू मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जब जॉब कर रहे हो तो ही वो वर्क माना जाता है. हम बहुत सारे ऐसे काम भी करते हैं जो बाद में हमें पे करेंगे या उससे हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है. जैसे कि पेड एम्प्लॉयमेंट के अलावा जो अनपेड है वो क्या है, केयरिंग ऑफ अदर्स. हम फैमिली मेम्बर्स की केयर करते हैं. सो वो भी एक वर्क ही है, क्योंकि उसमें भी हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है, हमारा कोई पर्पस है. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कैजुअल वर्क, इनफॉर्मल सेक्टर, ये सारी एक्टिविटीज़ भी वर्क माने जाते हैं. सो ज़रूरी नहीं है कि वो पेड बाउंड्रीज में हम वर्क को रखें. कैरियर एस्पिरेशंस भी वर्क माना जाएगा. फिर रॉय ने डिस्क्राइब किया था वर्क को कि मेन फोकस जो इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ एंड थॉट्स का होता है वो वर्क के अंदर हमें दिखाई देता है. तो उन्होंने बोला मेन फोकस ऑफ एन इंडिविजुअल्स एक्टिविटी एंड थॉट्स. फिर लॉफ्क्विस्ट एंड डेविस ने 1969 में डिफाइन किया था वर्क को एज अ फोकल पॉइंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ वंस वे ऑफ लाइफ, कि एक फोकल पॉइंट होता है और एक ऐसा व्हीकल है जो हमारी थ्रू आउट हमारी लाइफ में एक व्हीकल का काम करता है. वर्क, हमारा पूरा एडजस्टमेंट उस वर्क के अलॉन्ग ही होता है. अगर आप देखो तो वर्क हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारा बाकी जो दिनचर्या होती है वो उसके आसपास घूमती है, लेकिन हम वर्क को साइड करके बाकी काम को इम्पोर्टेंस नहीं देते.
हम वर्क को इम्पोर्टेंस देते हैं, बाकी चीज़ों को उसके अराउंड सेट करते हैं। तो दो डेफिनेशंस जो ऊपर हमने पढ़ी है रॉय एंड लॉफ्क्विस्ट डेविस की, उनमें उन दोनों डेफिनेशन में जो इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में बताया गया है वो किस पे एम्फेसाइज किया गया है, इकोनॉमिक वैल्यू में एंड और कि उसका हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इंडिविजुअल लाइफ्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इन दोनों में ये चीज़ हमारे को बताई गई है। सो वर्क में जितनी भी ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी है, जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हमें पता चले हैं वर्क के बारे में, वो क्या क्या है। नंबर 1, इकोनॉमिक फंक्शन। इसका इकोनॉमिक फंक्शन है मतलब कि ये हमें गुड्स प्रोवाइड करता है, वर्क सर्विसेज प्रोवाइड करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। डायरेक्टली हमारा सेल्फ प्रोडक्शन के थ्रू वर्क हमें हेल्प कर रहा है एंड इनडायरेक्टली हम इनकम के थ्रू इनकम मिल रही है हमें वर्क से। जो एक प्रोडक्टिव एफर्ट जो है वो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। जो भी आप काम कर रहे हो उससे आपको कुछ मिल रहा है, इकोनॉमिक वैल्यू, या तो आपको सामान मिल रहा है, या आपको सर्विस मिल रही है, या आपको पैसा मिल रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो इकोनॉमिक फंक्शन प्ले करता है वर्क। सो जब भी हमें इनकम अर्न करनी होती है तो इंडिविजुअल क्या करता है, इंडिविजुअल अपने एफर्ट्स को बढ़ा देता है। नाउ सेकेंड इसका रोल है वर्क का सोशल रिलेशन फंक्शन। जब हमारा इंटरेक्शन तो होता है, जब भी हम वर्क कर रहे हैं हम अकेले नहीं कर सकते, नहीं तो हमें कोई कुछ पैसा देगा नहीं। हम अगर बिजनेस भी कर रहे हैं हमें कई लोगों से इंटरेक्शन में जाना पड़ता है। अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो भी हमारा इंटरेक्शन होता है। सो यानी कि ह्यूमन इंटरेक्शन वर्क में होना वायबल है, होगा ही होगा। सो हमारे सोशल नेटवर्क्स बनते हैं, हमें अपने पावर रिलेशंस बनते हैं हमारे, और सोशल रिलेशन फंक्शन जो है वो इंडिविजुअल को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपको अप्रूवल मिलता है, और अप्रूवल के लिए भी हम इंटरेक्शन करते हैं। बेसिकली हमारा स्टेटस हमें पता चलता है, सोशेबिलिटी हमारी बढ़ती है, हमारी पावर बढ़ती है। हम अगर इसको फॉर्मल वे में वर्क को देखें तो हम पॉलिसीज बना पाते हैं, रूल्स बना पाते हैं, कुछ रूटीन सेट कर पाते हैं। इनफॉर्मल वे में इसका क्या काम है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बना देता है। नाउ पर्सनल फुलफिलमेंट फंक्शन भी है वर्क का, यानी कि किसी का जो वर्क का नेचर होता है ना, जॉब है, आपका टास्क है, आपको कुछ रिवार्ड मिल रहा है, आपके रिलेशंस बन रहे हैं कोवर्कर के साथ, सुपरविजन आपको मिल रहा है लोगों का। सो बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ वर्क कल्चर में मिलती है ना। आपको या तो रिवार्ड मिल रहा होगा, आपके टास्क पूरे हो रहे होंगे, आपके कोवर्कर्स के साथ जो रिलेशंस बन रहे हैं तो आपको फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है, आपको किसी से सीख मिल रही है। सो कहीं ना कहीं आपका कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव स्टेट्स को ये अफेक्ट करता ही करता है वर्क। पर्सनल फुलफिलमेंट एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है वर्क। हम साइकोलॉजिकली भी हेल्दी होते हैं जब हम काम करते हैं। ये ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है, अचीवमेंट की, मास्टरी की, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, ये सारी चीज़ें हमारे को समझ में आने लगती है। हमें हमारी कुछ वैल्यू है दुनिया में, वो हमारे को पता चलने लगता है। सो इन्होंने वर्क के बारे में और भी बात की है, जैसे कि लाउजी वर्क के बारे में बात की है। लाउजी वर्क क्या होता है, माइंडलेस रिपीटिशन, एब्यूजिव कोवर्कर्स, ये सब लाउजी वर्क के अंदर आते हैं। आप कोई काम बार बार किए जा रहे हो तो वो एक लाउजी वर्क की कैटेगरी में आता है। एब्यूजिव कोवर्कर्स या बॉसेस जो होते हैं वो लाउजी वर्क की कैटेगरी में आते हैं। एक्सेसिव फिजिकल और मेंटल डिमांड अगर की जा रही है, ये भी लाउजी वर्क की कैटेगरी में आते हैं। इनका नेगेटिव साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज होता है। तो इसीलिए पर्सनल फुलफिलमेंट जो फंक्शन है वर्क का वो खराब हो जाता है। नाउ आइडेंटिटी फंक्शन भी है, सोर्स ऑफ आइडेंटिटी मिलती है। जब आप वर्क करते हो आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते हो लोगों को, आप बताते हो लोगों को खुल के कि भाई मैं तो ये हूँ, मैं ये काम करती हूँ या ये काम करती हूँ, है ना। सो आपकी एक आइडेंटिटी बनती है दुनिया के सामने। तो एक पर्सनल आइडेंटिटी भी रहती है इसमें। एक कंसिस्टेंट एट्रीब्यूट का डायमेंशन आपको मिल जाता है। इन आपके जो ट्रेड्स है वो किस तरह के है, उसकी वजह से आप एक यूनिक पर्सन बन जाते हो। सो बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन और जो आपका वर्क के डिस्क्रिप्टर्स है, ये सारी मिलके
आपके वर्क को डिफाइन करती है, आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करती है। एक सोशल आइडेंटिटी अप्रोच करके एक मॉडल है जिसमें क्या बोलते हैं, वो फोकस करते हैं हमें किसी पर्टिकुलर ग्रुप से कैटेगराइज करते हैं। मतलब सोशल आइडेंटिटी अप्रोच का मतलब जैसे सपोज हम रिलीजन वाइज डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोगों को, तो वो एक ग्रुप बन गया। फिर आपके अगर आप स्पिरिचुअल हो तो स्पिरिचुअल वाला ग्रुप बन गया, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज वाला ग्रुप बन गया। तो सोशल आइडेंटिटी अप्रोच का मतलब होता है कि आप एक किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने लगते हो, आपकी एक आइडेंटिटी हो जाती है उस ग्रुप में। देन जैसे इसमें इन्होंने बताया, इसमें ऑक्यूपेशन भी इन्वॉल्व है, एम्प्लॉयर भी इन्वॉल्व है, अदर वर्क रिलेटेड ग्रुप कंस्ट्रक्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं जब हम बात करते हैं। फिर एक इंट्रैक्शनिस्ट अप्रोच भी होती है जिसमें इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटीज क्रिएट करते हैं सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, दूसरों के साथ किस तरह का वो इंटरेक्शन करते हैं। फिर सोशल रोल्स जो हमारे ऑक्यूपेशन से अटैच्ड होते हैं, हमारे करियर से अटैच्ड होते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जहाँ से हमारा सेल्फ प्रेजेंटेशन पता चलता है। जैसे मैंने बताया कि आपका आइडेंटिटी उससे भी पता चलती है आप क्या काम करते हो, है ना। सो ये इस तरह से इन्होंने कैटेगराइज किया है इंपॉर्टेंट फंक्शंस वर्क के क्या है। नंबर 1 क्या था, इकोनॉमिक फंक्शन, आपको पैसा मिलता है। सोशल रिलेशन फंक्शन, आपके इंटरेक्शन बढ़ते हैं लोगों से। पर्सनल फुलफिलमेंट फंक्शन, ये आपको साइकोलॉजिकली फुलफिल करता है, पर्सनल फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है आपको। देन आइडेंटिटी फंक्शन, आपको एक आइडेंटिटी मिलती है, आपको दुनिया पहचानती है। नाउ कमिंग टू न्यू टॉपिक, नेचर ऑफ वर्क मोटिवेशन। अभी हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने मोटिवेशन समझा, फिर हमने वर्क समझा, अब हम वर्क मोटिवेशन समझेंगे। सो मोटिवेशन जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है टू मूव। तो पहले की जो लिटरेचर थी वो सारी लैटिन एंड ग्रीक में लिखी जाती थी और अब इंग्लिश में आ गई हैं। सो मोटिवेशन वो प्रोसेस है जो हमारे में मूवमेंट को अराउज कर देता है, हमारे को कुछ करने के लिए प्रेरित कर देता है। सो ये एक बिहेवियर है एक तरह का। तो स्टडी ऑफ मोटिवेशन जो है सिर्फ ये बिहेवियर को इवोक करने वाला नहीं होता, बट इसमें और भी चीजें आती हैं, ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना जो उस एक्टिविटी को सस्टेन रखेंगी। मतलब आप मोटिवेटेड तो हो गई कुछ करने के लिए, लेकिन आप कब तक करोगे। सो उस एक्टिविटी को इंसान करता रहे, वो मोटिवेशन के अंदर आता है। एंड देन उस पैटर्न को रिपीट करता रहे, वो भी उसी के अंदर आता है। सो हम इसमें ये भी कंसर्न करते हैं मोटिवेशन में, लोग क्यों एक पर्टिकुलर एक्शन को चूज करते हैं करने के लिए। क्यों मैं वीडियोस बनाती हूँ, मेरा रीजन क्या है, व्हाई दे कंटिन्यू विद अ चोजन एक्शन। अब मैंने वीडियो बनाने को चूज किया, चैनल पे एजुकेशनल वीडियो ही बनाने के लिए चूज किया, एंड क्यों किया मैंने, मैं क्यों उसको कंटिन्यू किए जा रही हूँ, मतलब मैंने एक वीडियो बनाकर छोड़ क्यों नहीं दिया। फिर आफ्टर ऑफन ओवर अ लॉन्ग पीरियड, और लंबे टाइम तक क्यों बना रही हूँ। तो मतलब आप पहली बात तो इनिशिएट करते हो कोई चीज, उसके बाद आप उसे कंटिन्यू करते हो लंबे टाइम तक। इवन डिफिकल्टीज आती है, प्रॉब्लम्स आती है, मेरा भी गला खराब होता है, मैं भी बीमार पड़ती हूँ, लेकिन फिर भी मैं करती रहती हूँ। तो वो मोटिवेशन होता है जहाँ पे आपको बैरियर्स इम्पैक्ट नहीं करते, बिकॉज यू आर मोटिवेटेड। सो अगर हम वर्क मोटिवेशन को डिफाइन करें तो इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशंस बोली है। एटकिंसन ने क्या बोला है, ये द कंटेम्परेरी इन्फ्लुएंस ऑन डायरेक्शन, विगर एंड परसिस्टेंस ऑफ द एक्शन। देखो 3 चीजें आ गई, डायरेक्शन पहले डिसाइड करो, फिर क्यों कर रहे हो, एंड देन उसको परसिस्टेंट रखना है। विगर मतलब डिफिकल्टीज में भी जारी रखना है। तो इन्होंने तीनों चीजें, डायरेक्शन, विगर एंड परसिस्टेंस ऑफ एक्शन के बारे में बात की है। तो ये इमीडिएट इन्फ्लुएंस है। देन व्रूम ने क्या बोला, अ प्रोसेस गवर्निंग चॉइस मेड बाय पर्संस अमंग ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ वॉलंटरी एक्टिविटीज। बहुत सारी एक्टिविटी है जो इंसान कर सकता है, वो वॉलंटरी मतलब उसके कंट्रोल में है, वो कर सकता है, लेकिन फिर भी वो एक कोई चीज चूज करता है एंड उसको फिर एज अ प्रोसेस रन करता रहता है। कैम्बेल एंड प्रिचार्ड ने मोटिवेशन के बारे में इतनी लंबी डेफिनेशन दी है। उन्होंने क्या बोला है, मोटिवेशन हैज टू डू विद द सेट ऑफ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल रिलेशनशिप। ये एक इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप है दैट एक्सप्लेन्स द डायरेक्शन, एम्पलीट्यूड एंड परसिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल्स बिहेवियर। जो ये जो वेरिएबल्स है वो डिसाइड करते हैं कि आपका डायरेक्शन क्या होगा, आप क्या करोगे सारे ऑप्शंस में से, एम्पलीट्यूड किस लेवल तक करोगे, एंड कब तक करते रहोगे। ये और ऑब्वियसली मोटिवेशन इज अ बिहेवियर, तो इन्होंने बिहेवियर के बारे में बात किया। देन होल्डिंग कांस्टेंट द इफेक्ट्स ऑफ
एप्टीट्यूड, स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टास्क में फिर आप आपकी स्किल बढ़ती है, आपका एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली आप वो काम करते हो एंड उस टास्क को आप बहुत अच्छे से समझते हो कैसे करते हैं उसको। द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑपरेटिंग इन द एनवायरनमेंट, और जो भी कॉन्स्ट्रेंट्स आते हैं उसको भी आप जानते हो कि क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं। कैनफर ने फिर से, ये लास्ट डेफिनेशन है कैनफर की, कैनफर ने कहा अ सेट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड with the arousal, direction, intensity and persistence of voluntary actions that are goal directed। तो जब भी मोटिवेशन वो चीज़ है जहाँ पे एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब हम सोच रहे हैं, हमारा दिमाग से सोच के हम वो काम कर रहे हैं, और साइकोलॉजिकल प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। अराउजल, पहले तो आपके दिमाग में आता है कोई चीज़ करने के लिए। डायरेक्शन, फिर आप एक डायरेक्शन लेते हो कि कैसे करेंगे इसको। देन इंटेंसिटी, कितना फुल फ्लेजेडली आप उसको कर रहे हो, एंड देन परसिस्टेंस, करते जा रहे हो। ये सारे वॉलंटरी एक्शंस हैं, और इन सबके पीछे एक ही चीज़ होती है, गोल। वो सारी चीज़ें जो होती है गोल डायरेक्टेड होती है, आपको पता होता है आउटकम क्या मिलेगा। सो इस तरह से आप करते हो। तो कॉमन जो डिनोमिनेटर्स आए हैं इन डेफिनेशंस में वो 4 हैं। 4 डिनोमिनेटर्स पता चले हैं मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में। वो क्या क्या है? नंबर 1, एक्टिवेशन ऑफ बिहेवियर। आपके अंदर एक्टिवेट कैसे होगी कोई चीज़, कोई बिहेवियर क्यों एक्टिवेट होगा? सो उसके पीछे कोई एनर्जी या ड्राइव वर्क करती है। हमारे कोई भी, हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई ड्राइव ज़रूर होती है, कोई एनर्जी ज़रूर होती है जो हमें पुश करती है कि ये करना है, और वो अराउजल गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को जन्म दे देता है। नाउ डायरेक्शन ऑफ बिहेवियर, अब वो पाथ जो लोग चूज करते हैं अपने गोल को मीट करने के लिए, वो कोई भी हो सकता है, वैलिड, इनवैलिड, डिपेंडिंग अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग, है ना। सो हमें गोल हमारा पहले सेट होता है, एंड देन उसके पीछे हमारा ड्राइव हमारी सेट होती है, एंड देन फिर हमारा बिहेवियर सेट होता है। हमारा बिहेवियर स्पेसिफिक गोल की तरफ किस तरह का होना चाहिए हम वो सेट करते हैं। देन परसिस्टेंस ऑफ द बिहेवियर, आप कितने कंटिन्यूड एफर्ट डाल रहे हो गोल को अचीव करने के लिए, वो मैटर करता है। और कितने ऑब्स्टेकल्स आपके रास्ते में आ रहे हैं तो भी आप किए जा रहे हो, कितनी लंबे पीरियड तक आप उसको कर रहे हो, ये मैटर करता है। देन इंटेंसिटी ऑफ द बिहेवियर, कितने एफर्ट का एक्सटेंट कितना है, आप कितना पेन ले रहे हो उसको करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, आप कितना कंसंट्रेशन एंड विगर से उस काम को कर रहे हो गोल को अचीव करने के लिए, वो डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें डिपेंड कर रही है, एक्टिवेशन ऑफ द बिहेवियर, डायरेक्शन ऑफ द बिहेवियर, परसिस्टेंस ऑफ द बिहेवियर एंड इंटेंसिटी ऑफ द बिहेवियर। सो ADPI करके आप लर्न कर सकते हो। ए से एक्टिवेशन ऑफ बिहेवियर, तो चारों में है। ए से एक्टिवेशन, डी से डायरेक्शन, बी से परसिस्टेंस, आई से इंटेंसिटी, ADPI। नाउ कैटजेल एंड थॉमसन ने कुछ और डेफिनेशन दी है। उन्होंने क्या बताया कि ब्रॉड कंस्ट्रक्ट है पर्टेनिंग टू द कंडीशंस एंड प्रोसेसेस दैट अकाउंट फॉर अराउजल, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड मेंटेनेंस ऑफ द एफर्ट इन अ पर्सन्स जॉब। ये एक ऐसा कंस्ट्रक्ट है जो ब्रॉड कंस्ट्रक्ट, मतलब उसमें बहुत सारे जब कंपोनेंट्स आते हैं कंडीशंस एंड प्रोसेसेस के लिए, जिसमें अराउजल भी शामिल है, डायरेक्शन, यही जो ऊपर जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड एंड देन मेंटेनेंस, ये सारी चीजें आती है। देन पिंडर ने वर्क मोटिवेशन की डेफिनेशन क्या दी थी? सेट ऑफ एनर्जेटिक फोर्सेस। ये एनर्जेटिक फोर्सेस का एक सेट है दैट ओरिजिनेट बोथ विद इन एज वेल एज बियॉन्ड एन इंडिविजुअल्स बीइंग। हमारे अंदर तो होता है, हमारे बाहर भी वो होता है। टू इनिशिएट वर्क रिलेटेड बिहेवियर, जिससे हमारा वर्क रिलेटेड बिहेवियर स्टार्ट होता है। टू डिटरमाइन इट्स फॉर्म, डायरेक्शन, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, जो ये भी डिटरमाइन करता है कि हमारा एक्शन किस तरह का होगा, डायरेक्शन कैसा होगा, इंटेंसिटी कितनी होगी और ड्यूरेशन कितना होगा। सो दो जो नोटवर्दी फीचर्स इनमें मिले हैं, नंबर 1, मोटिवेशन इज एनर्जाइजिंग फोर्स। ये ऐसा फोर्स है जो हमें एनर्जाइज करता है, हमारे अंदर एक्शन को इंड्यूस करा देता है, स्टार्ट करा देता है एक्शन को। सेकंड जो है इम्प्लीकेशंस फॉर द फॉर्म, डायरेक्शन, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द बिहेवियर, और उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है उस फोर्स का कि वो हमारे अंदर किस डायरेक्शन भी बता देता है, इंटेंसिटी और कितने लंबे तक हम करेंगे वो भी डिसाइड करवा देता है। नाउ रॉबिन्स ने भी डिफाइन किया था वर्क मोटिवेशन। उन्होंने क्या बोला? विलिंगनेस टू एक्सर्ट हाई लेवल्स ऑफ एफर्ट towards organizational goals conditioned by the effort's ability
टू सेटिस्फाई सम इंडिविजुअल नीड्स। तो इसमें देखो अभी विलिंग क्या क्या आई, आपकी विलिंगनेस कि आप अपने हाई लेवल के एफर्ट्स लगाओगे, किस लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, और आपकी जो एबिलिटी है, आपके जो एफर्ट्स है वो भी लगेंगे क्योंकि आपके खुद की नीड्स भी उसमें शामिल है। सो 3 की एलिमेंट्स जो हमने इसमें देखा है वो क्या क्या एलिमेंट्स देखे हैं, एफर्ट, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड नीड्स। एफर्ट एलिमेंट क्या है, इंटेंसिटी और ड्राइव है। सो एफर्ट जो है उसको हम चैनलाइज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ, मतलब उस डायरेक्शन में जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो। उसमें हमें और भी फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा, जैसे कि क्वालिटी ऑफ एफर्ट एज वेल एज इंटेंसिटी। आप कितना क्वालिटी दे रहे हो, किस टाइप की क्वालिटी दे रहे हो अपने एफर्ट में, और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना पावरफुल एफर्ट लगा रहे हो। ये डायरेक्टेड होता है किस साइड, ऑर्गेनाइजेशन के गोल की साइड डायरेक्टेड होता है आपका एफर्ट। और उसमें मैनेजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी गोल को ही सीख करना चाहते हैं। फिर मोटिवेशन के बारे में बात कर, अब हमने क्या एफर्ट समझ लिया, हमने ऑर्गेनाइजेशनल गोल समझ लिया, अब हम मोटिवेशन जो है उसको, वो बहुत ज़रूरी है नीड सेटिस्फाई करने के लिए। मतलब आपकी कोई नीड है तभी तो आप वो काम करना चाहते हो ना, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों वर्क करोगे, बिकॉज आपकी भी कुछ नीड्स को फुलफिल कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन। सो इसीलिए इन्होंने बोला मोटिवेशन इज द नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस। सो कुछ हमारे इंटरनल स्टेट होते हैं जिसमें आउटकम जो होता है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। अगर अनसेटिस्फाइड नीड है, वही एक टेंशन क्रिएट करती है जो हमारे अंदर ड्राइव क्रिएट कर देती है इंडिविजुअल के। यानी कि आपकी कुछ सपोज कोई रिक्वायरमेंट है, सपोज आप एक लग्जूरियस हाउस लेना चाहते हो बट आपके फंड्स आपको अलाउ नहीं कर रहे, अब आपको कहीं से ऑफर मिला है जिसमें अच्छा पेमेंट मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप ऑब्वियसली उस ऑफर को लोगे, और आपको पता है कि आपको ऑफर इसलिए मिला है क्योंकि आप कैपेबल हो उसको करने के लिए, आपके अंदर एबिलिटी है, राइट। सो आप जब ये करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो ड्राइव आएगी करने के लिए। तो जब आपकी अनसेटिस्फाइड नीड्स होती हैं, आपकी अनसेटिस्फाइड नीड क्या है कि आपके प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन में आप एक लग्जूरियस हाउस नहीं ले सकते हो, तो वो अनसेटिस्फाइड नीड ने आपको मोटिवेट किया, आपको ड्राइव किया कि भाई मैं एक हायर लेवल का जॉब लूं और आगे उस अपने गोल को अचीव करूं, और उससे उस ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव हो रहे हैं। सो आपका बिहेवियर फिर गोल अचीव करने में लग जाएगा, और अगर वो अटेन हो गया तो आपकी नीड भी सेटिस्फाई होगी और आपको टेंशन भी रिड्यूस हो जाएगी चीज़ों के बारे में सोचने में। तो इंडिविजुअल की जो नीड होती है वो कंपैटिबल होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ, तभी आप कर पाओगे, हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स आप तभी डाल पाओगे। तो वर्क मोटिवेशन जो है वो कंसर्न्ड होता है फैक्टर्स, जैसे कि जो ऐसे फैक्टर्स जो आपको एनर्जाइज कर सकते हैं, आपको चैनलाइज कर सकते हैं, आपको सस्टेन करने के लिए उस पर्टिकुलर टास्क को मोटिवेट कर सकते हैं, आपके वर्क को एम्पलीफाई कर सकते हैं। और जो ये चीज़ें जब आप करोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव हो जाएगा। अब इन्होंने बोला परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन के बीच में गैप्स होते हैं जो लोग जनरली जब अवॉइड करते हैं, जैसे कि क्या किन चीज़ों को लोग अवॉइड करते हैं, अगर कोई न्यू चीज़ आ गई जिससे वो फैमिलियर नहीं है, या फिर वो ख़त्म स्टॉप ही कर देते हैं कुछ भी करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान चला जाता है जो लेस वैल्यूड टास्क है। ऐसी चीज़ों की वजह से गैप आ सकता है मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस के लिए। मतलब आप कुछ ऐसे अननेसेसरी चीज़ें कर रहे हैं जिससे आपको कुछ मिल नहीं रहा लेकिन आप फिर भी किए जा रहे हो, सो वो गैप क्रिएट करता है मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस के बीच में। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्क मोटिवेशन, जहाँ पे भी इन्होंने लिस्ट डाउन करके दिया है या फ्लो चार्ट बनाए हैं या टेबल बना के दिए है, मतलब वो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ के ही जाने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू। बाकी ये डेफिनेशन में सिर्फ आप एक डेफिनेशन के बीच के जो पॉइंटर्स है ना उनको लर्न कर लो, आप अपनी लैंग्वेज में भी इनकी डेफिनेशन लिख सकते हो, 2 लाइनर इज इनफ, आपको कोई बड़ा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं होती है। नाउ कैरेक्टर, इवन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके उन्हीं को ही कंबाइन करके आप डेफिनेशन लिख सकते हो। तो नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क मोटिवेशन क्या है, पहला ये इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, मतलब हमारा
दिमाग की उपज है जो अलाउ करता है पर्सन को यूनिकनेस टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड एट द वर्क प्लेस, जिसकी वजह से उसमें एक ऐसी यूनिकनेस है जिसको वो वर्क प्लेस पे डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है। सेकंड वर्क मोटिवेशन में क्या है, पर्सन्स कंट्रोल, अंडर दी पर्सन्स कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में होता है वर्क मोटिवेशन। हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं वो मोटिवेशन से इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारे एफर्ट्स जो है वो बढ़ जाते हैं अगर हम मोटिवेटेड हैं। डायरेक्शन ऑफ द पर्सन्स बिहेवियर टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल, इसमें आप ये भी देखेंगे कि हमारा बिहेवियर जो होगा वो ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ डायरेक्टेड होता है जब वर्क मोटिवेशन होता है। ये वर्क मोटिवेशन ये भी डिटरमाइन करता है। देन हमारे जो एफर्ट्स होते हैं, अगर कोई ऑब्स्टेकल आते हैं उसको भी हम क्रॉस कर पाते हैं गोल अचीव करने के लिए, और जब हम ऑब्स्टेकल को क्रॉस करेंगे तभी हम गोल को अकम्प्लिश कर पाएंगे। Then leads to individuals to invest greater cognitive efforts to enhance both the quality and the quantity of the work performance। तो जब भी हम वर्क मोटिवेशन हमारे अंदर होगा तो हम अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे वर्क परफॉर्मेंस में, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों डालने के लिए। हम कॉग्निटिव एफर्ट्स डालेंगे उसमें। फिर देन डिस्टिंक्ट फ्रॉम परफॉर्मेंस, ये हमेशा वर्क मोटिवेशन अलग होता है परफॉर्मेंस से। आप परफॉर्मेंस एंड वर्क मोटिवेशन दोनों एक चीज़ नहीं है। एबिलिटी एंड टास्क डिफिकल्टी इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस, अगर हमारी एबिलिटी कम है, टास्क डिफिकल्ट है, तो हमारा परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज मल्टीफेसेटेड, वर्क मोटिवेशन मल्टीफेसेटेड होता है। बहुत डिफरेंट मोटिव्स हो सकते हैं जब भी हम कोई काम करते हैं, एंड जो हमारे मोटिव्स हैं काम करने के लिए वो वेरी भी करते हैं और एक दूसरे पे कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। क्या प्रोसेस है मोटिवेशन का, कैसे मोटिवेशन में कैसे कैसे आगे चीज़ें बढ़ती हैं। मोटिवेशन जो है ये वो प्रोसेस है जो फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसी या नीड के एक्टिवेट होने की वजह से हमारे बिहेवियर या ड्राइव की तरफ हमें पुश करती है, एंड देन वहाँ से हम अपना गोल या इंसेंटिव को सेट करते हैं। 3 इंटरेक्टिंग इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ये 3 एलिमेंट्स ना आपस में इंटरैक्टिव भी हैं और इंटरडिपेंडेंट भी है। जैसे नीड होगी वही हमें ड्राइव देगी और ड्राइव से ही हम इंसेंटिव के बारे में सोचेंगे। नीड जो है वो कब क्रिएट होती है, जब हमारी फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हमारी लाइफ में होता है। नीड जैसे कि सपोज आपको भूख या प्यास लगी है, वो एक तरह की नीड है। कोई पर्सन को फ्रेंड्स नहीं मिलते, कंपेनियंस नहीं मिलते, वो एक तरह की नीड है। देन साइकोलॉजिकल नीड में क्या आ गया, ये डेफिशिएंसी पे बेस्ड होगी जो वो नहीं है। जैसे कि किसी इंसान में कंसिस्टेंटली सक्सेस होने की नीड है, वो साइकोलॉजिकल नीड हो गई। इस तरह की कोई भी नीड हो सकती है, फिजियोलॉजिकल भी होती है, साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडीली नीड्स, साइकोलॉजिकल मतलब दिमाग से जो आप सोचते हो, कैसे कंपेयर करते हो अपने आप को, वो सारी चीज़ें। तो 2 तरह की नीड्स हो सकती हैं। ड्राइव क्या हो गया, किस तरह से हम अपनी नीड्स को हटाना चाहते हैं, क्या करें जिससे हम अपने नीड्स को फुलफिल कर सके, ग्रेटिफिकेशन। ये एक्शन ओरिएंटेड होती है हमारा ड्राइव, और हमें एनर्जाइज करता है कि हम अपने गोल को अचीव करें, अपनी नीड्स को फुलफिल करें। तो जैसे सपोज भूख प्यास लगी है तो आप क्या करोगे, भूख प्यास हंगर या थर्स्ट में बदल जाएगी। हंगर एंड थर्स्ट आर ड्राइव्स, मतलब वो एक फॉर्म ले लेती हैं। आपको भूख लगी है वो हंगर के फॉर्म में आई है। तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर जैसी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है आप वेरी करोगे, लेकिन आप एक टर्म यूज करते हो उसके लिए। फूड के लिए आपने क्या रिप्लेस कर दिया, हंगर। हंगर इज अ ड्राइव। वाटर के लिए आपने क्या टर्म यूज कर लिया, थर्स्ट, दैट इज अगेन अ ड्राइव। इस तरह से हमारी ड्राइव इनिशिएट हो जाती है। अब आपको भूख लगी है तो ऑब्वियसली आपको जो मिलेगा आप वो खा लोगे, आप नखरे नहीं मारोगे। लेकिन आपको भूख नहीं लगी है तो फिर आप नखरे भी मारते हो कि ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी, है ना। ऐसी फ्रेंड्स के लिए भी हमारी रहती है नीड्स। उसकी वजह से हम फिर ज़्यादा लोगों को सपोर्टिव बनते हैं, ज़्यादा अवेलेबल होते हैं उनके लिए, लाइक दैट। नाउ इंसेंटिव्स, जो भी चीज़ हमारी नीड को पूरी कर दे वो हमारी इंसेंटिव माने जाते हैं, और हमारी ड्राइव की इंटेंसिटी को डिक्रीज कर दे वो हमारे इंसेंटिव माने जाते हैं। जैसे कि अगर आपको भूख प्यास लगी, आपको खाना दे दो, आपकी पूरी हो गई नीड।
पानी दे दो, आपकी प्यास की नीड पूरी हो गई, आपकी ड्राइव खत्म हो गई, रिड्यूस हो गई आपकी ड्राइव। तो कोई भी चीज जिसको अटेन करने के बाद आपकी फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल नीड थी, वो इम्बैलेंस था, वो बैलेंस्ड हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि आपने फुलफिल कर ली। सो इस तरह से इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस, जैसे पहले भी इन्होंने बात की है कि मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। कैसे अलग होती है ये मार्स मॉडल से हमें पता चलेगा। मार्स मॉडल को मैं यहीं से समझा देती हूँ क्योंकि जो ऊपर लिखा है वो यहीं पे लिखा हुआ है। सो इन्होंने बोला है कि जब भी आप परफॉर्मेंस करते हो तो परफॉर्मेंस इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला, यू शुड बी मोटिवेटेड। Second, you should have ability to complete that particular task. And third, role perception. आप क्या समझते हो कि आप वो काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, और आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या समझता है कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, और आप रोल जो आपको मिला है, काम जो मिला है, वो आप उसको कैसे परसीव कर रहे हो, डिफिकल्ट, इजी, या कैपेबिलिटी है, डिफिकल्ट है लेकिन कैपेबल हो, किस तरह से। तो ये तीन चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए काम परफॉर्मेंस करने के लिए। बट सिचुएशनल फैक्टर्स भी मैटर करते हैं, जैसे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फैमिली से सपोर्ट है या नहीं है, फैमिली में कोई इशू तो नहीं चल रहा। तो ये चार चीज़ें जब कंबाइन होती हैं तब आपकी परफॉर्मेंस होती है, आप रिजल्ट देते हो परफॉर्मेंस का, अदरवाइज आप नहीं देते हो। तो ये मार्स मॉडल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। तो इन्होंने यही बोला है, सक्सेसफुल परफॉर्मेंस इन्वॉल्व्स द कोऑपरेशन ऑफ मोटिवेशन एंड एबिलिटी इन क्लियर सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट। सो सपोर्टिव एनवायरनमेंट होगा, आप मोटिवेटेड हो, आप में एबिलिटी है तो आप कर पाओगे। विदाउट एडिक्वेट नॉलेज, क्लियर रोल परसेप्शन, सपोर्टिव एनवायरनमेंट, मोटिवेशन अलोन डज नॉट इंक्रीज परफॉर्मेंस। सो अगर ये सारी चीज़ें हैं लेकिन एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। नाउ एक और मॉडल है, जनरल मॉडल ऑफ वर्क मोटिवेशन। अगेन ये भी मैं इसी फ्लो चार्ट से समझा देती हूँ, इसमें भी वही सेम चीज़ लिखा है जो यहाँ पे दिया है। हमारा सबसे पहले हमारी नीड जनरेट होती है, जैसे हमने भूख प्यास की बात की थी, उससे ड्राइव जनरेट होती है। अगेन एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि हमारी नीड क्या है, हमारी नीड एनवायरनमेंट में डिपेंड करती है, एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है हमारी नीड को। आप अगर छोटे एरिया में रहते हो और आप वहीं रहना चाहते हो, आपकी नीड जनरेट नहीं होगी बड़े एरिया में जाने की, बड़े घर में जाने की। लेकिन अगर आप आसपास के लोगों को देख रहे हो कि यार लोग प्रोग्रेस करके अच्छे घरों में जा रहे हैं, तो आपकी नीड जनरेट हो जाएगी अच्छे घर में जाने की। नाउ आप ड्राइव, फिर आप कोशिश करोगे उसको अचीव करने के लिए, आपके अंदर वो भूख पैदा हो जाएगी कि भाई हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और करूंगा, और सोचूं इसके बारे में कैसे करूं, है ना। तो आपकी ड्राइव जनरेट हो गई ना, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं कंपनी से, आपको एक प्रमोशन का मिल जाता है, एंड आपका गोल एंड इंसेंटिव भी बता देता है कंपनी की भाई आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा और हम आपको सारा सामान देंगे, आप हमारे लिए ये काम करो। फिर आप क्या करोगे, आप एफर्ट लगाओगे उन सारी चीज़ों को यूज़ करके। जब आपने एफर्ट लगाया तो आप में एबिलिटी तो है, तभी कंपनी ने आपको हायर किया है। आप अपनी एबिलिटीज़ भी बढ़ाओगे, अगर आपको लगता है कि भाई कम है, कुछ और भी ज़रूरत है मुझे लर्न करने की, तो आप वो भी सीखोगे। आपने एफर्ट एंड एबिलिटी लगाया और आपने परफॉर्मेंस की, आपने परफॉर्म किया। जब आपने परफॉर्म किया तो कंपनी ने आपको रिवार्ड दिया, आपने अपनी नीड को सेटिस्फाई किया, आप बड़े घर में आ गए। अब आपकी नेक्स्ट भूख जनरेट हो गई कि आप अब बड़े घर में जाओगे, आपको और बड़ा मेंशन चाहिए। अब तो भाई बड़े घर से भी काम नहीं चल रहा, मेंशन चाहिए। फिर नीड जनरेट हो गई, फिर एनवायरनमेंट को देखा आपने, एनवायरनमेंट एंड नीड को यूज़ करके आपके अंदर ड्राइव आ गई। फिर ये साइकिल चलती रहती है। तो इसका मतलब ये है कि ये साइकिल है और ये जनरेट होती रहती है। जब एरो खत्म नहीं होता है, दैट मीन्स वो प्रोसेस है जो चलता रहेगा चलता रहेगा। इसमें ये देखो यहाँ पे एरो आगे नहीं आया है ना, यहाँ बंद हो गया, यानी कि ये एक एंड है, दी एंड वाला मॉडल है, बट ये एक साइकिल मॉडल है। तो ये दोनों जो जनरल मॉडल ऑफ वर्क मोटिवेशन और ये मार्स मॉडल, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से तैयार करना। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो पार्ट 1 ऑफ यूनिट 2 ब्लॉक 2 MPCE 031। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, प्रेस दी नोटिफिकेशन बेल सो दैट आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कब वीडियो आ रहे हैं, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को। ये तो मैं हेल्प मांग सकती हूँ ना आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। बाकी तो एफर्ट्स तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि कोई लगा रहा है एफर्ट या नहीं लगा रहा है, लेकिन आप शेयर तो करो, कम से कम मुझे इतना तो सपोर्ट करो। Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.